प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस अध्याय 7 पार्ट 2 का अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। जन आंदोलन पॉपुलर मूवमेंट वे आंदोलन जो जनहित में किए जाते हैं, जनहित की समस्याओं को दूर करने के लिए किए जाते हैं और जितनी भी समस्याएं होती हैं राजनीति से अलग रहकर जो चलाए जाते हैं उसे जन आंदोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। अब चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? यह पेड़ या वनों को कटाई से बचाने वाला आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड राज्य के कुछ गांवों से शुरू हुआ था। इसने इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठाए थे। दल आधारित आंदोलन जिन आंदोलन की शक्ति मुख्यतः राजनीतिक दलों से मिले, जैसे कि सन 1985 से 1947 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या 1977 का जनता पार्टी जेपी का राजनीतिक आंदोलन। चौथा है सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट, जो आंदोलन किसी भी संगठन द्वारा मुख्यतः सामाजिक समस्याओं पर चलाए जाते हैं, जैसे कि 19वीं शताब्दी के जाति प्रथा, सती प्रथा, नारी मुक्ति आंदोलन। ये सब सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। अब आर्थिक आंदोलन किसे कहते हैं? आर्थिक आंदोलन कहते हैं इकोनॉमिक मूवमेंट, वे आंदोलन जो मुख्य रूप से किसी आर्थिक समस्या से जुड़े हुए हों, जैसे कि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरस का आंदोलन। छठा है नामदेव ढसाल मराठी के प्रसिद्ध कवि, जिनकी जो 2 कविताएं अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर बहुत पसंद हुई थी। दलित पैंथर्स संगठन क्या होता है? 1972 में दलित युवाओं द्वारा गठित किया गया संगठन को दलित पैंथर्स संगठन कहते हैं। बामसेफ बामसेफ आपातकाल के बाद 1976 के बाद बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एमोलाइज फेडरेशन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन यह यूपी तथा हरियाणा के किसानों का संगठन था। 1980-1990 के दशक में यह खूब सक्रिय रहा। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक में लाभान्वित क्षेत्र या प्रदेश जैसे कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समृद्ध किसान इसमें शामिल थे। हरित क्रांति के बाद 2 मुख्य नकदी फसलें गन्ना और गेहूं आई। जाति पंचायत किसे कहते हैं? कास्ट पंचायत या पंचायत जो जाति विशेष की समस्याओं जैसे ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्रों में उठाएं तथा उनका समाधान करने में जाति मंच का प्रयोग करें। NFF नेशनल फिश वर्कर्स फोरस यह संगठन 1980 के मध्य के बाद से शुरू होने वाले उदारवादी नीति के अंतर्गत विदेशी कंपनियों को भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर लाइसेंस देकर देसी मछुआरों की जीविका के लिए उत्पन्न खतरों से बोट्स ट्राउलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति के विरुद्ध गठित किया गया। टाड़ी विरोधी आंदोलन एंटी अरेक मूवमेंट चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा देसी शराब के विरुद्ध अक्टूबर 1992 का आंदोलन, जिसे एंटी अरेक मूवमेंट या ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। इसका नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में इसके द्वारा महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह आंदोलन 2002 के मध्य प्रदेश, गुजरात
और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा तथा सहायक नदियों के बचाव के लिए चलाया गया। इस आंदोलन ने बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया। सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन 1990 में हुआ था। अनुपम मिश्र प्रसिद्ध गांधीवादी चिपको आंदोलन के आरंभिक दौर के टिप्पणीकार महान विचारक थे। अब जन आंदोलन का उदय कब हुआ, इसकी प्रकृति क्या थी और कौन कौन से आंदोलन, उसके बारे में हम बताएंगे। विभिन्न जन आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने से पूर्व इन आंदोलनों की प्रकृति के विषय में जानना उपयोगी रहेगा। जैसे कि जन आंदोलनों की प्रकृति क्या थी। इन आंदोलनों में कार्रवाई की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया। 1973 में मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव में स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। क्योंकि सरकार ने जंगलों को काटने के लिए अनुमति दी थी, गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से कहा जाता है। चिपको आंदोलन की क्षेत्र और पृष्ठभूमि क्या थी। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2 या 3 गांव से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें ट्री काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जो भी हो, विभाग ने खेल सामग्री के लिए निर्माता को जमीन का ही टुकड़ा व्यावसायिक प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के लिए इस कदम का विरोध किया। यह विरोध जल्दी ही उत्तराखंड के अन्य इलाकों में फैल गया, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। आंदोलन से जुड़े प्रश्न। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र की परिस्थिति और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे, जिनमें 2 प्रमुख थे। पहला, गांव वासियों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कारगर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा है, लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमती की सामग्री उपलब्ध कराए, जैसे कि प्राकृतिक को संतुलन बना के रखे रहें और उसको नुकसान भी ना हो। और आंदोलन में भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन का कदम पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुष को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और इसमें कुछ और सामाजिक मसले आ चुके। चिपको आंदोलन की सफलताएं। आखिरकार इस आंदोलन की सफलता मिली और सरकार ने 15 साल के लिए हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बाद में सफलता मिली। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। दल आधारित आंदोलन, मूवमेंट बेस्ड ऑन पार्टी। जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं और ये अक्सर आंदोलन दोनों ही रूपों में मेल से बने नजर आते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले लें। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलनों में से एक था, लेकिन हम जानते हैं कि औपचारिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिसके अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे कि जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, नारी कल्याण आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, शिक्षा
प्रसार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन, ये सब आंदोलनों का दल आधारित आंदोलनों में शामिल किया गया। अनेक आंदोलन जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में सर्वहारा वर्गों के हितों के लिए चलाए गए, जैसे कि किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन। ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए। इन आंदोलनों में सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। ऐसे कुछ आंदोलन आज़ादी के बाद भी दौर में चलते रहे, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, कानपुर जैसे कई बड़े शहरों में औद्योगिक मजदूरों के लिए और मजदूर संगठन के आंदोलनों का बड़ा जोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूर का लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आने वाले तेलंगाना के क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हैं। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ राज्यों में किसान तथा कुछ कृषि मजदूरी ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। भारत के कुछ दल आधारित आंदोलन, जैसे सीधी कार्रवाई अथवा हिंसा में विश्वास करने वाले दृष्टिगोचर हुए। इस संदर्भ में इतिहासकार और विद्वान मार्क्सवादी, लेनिनवादी, नक्सलवादी आंदोलनों के नाम देते हैं। किसान और मजदूरों के आंदोलनों का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मामले पर रहा। ऐसे आंदोलन ने औपचारिक रूप से चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता कायम हो गया। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, जनता पार्टी का बिखराव पहला था। अनेक विचारकों के अनुसार 1970 और 1980 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोहभंग हुआ। इसका तात्कालिक कारण तो यह भी था, जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल भी कायम हो गया। बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम इम्पोर्टेंट कुछ आंदोलनों के बारे में बताएंगे, जैसे कि है जन आंदोलन में शिक्षाएं। जन आंदोलनों का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। हमने देखा है कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते। इनसे समस्या के दौर पर देखा जा सकता है। आंदोलनों का उद्देश्य खामियों को दूर करना होता है। इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन वर्गों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति को दी गई जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूह के लिए आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ के एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की। नर्मदा बचाओ आंदोलन 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बांधों का निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। बांध समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात में एक बहुत बड़े हिस्से 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई, बिजली इन सब की सुविधा मुहैया करवाने पर विशेष
बढ़ोतरी होगी। बांध की उपयोगिता इस बात से जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रस्तावित बांध के निर्माण में संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे, अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख के लोग पुनर्वास का मुद्दा सबसे बड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। आरंभ में आंदोलन ने यह मांग की कि परियोजना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए। आंदोलनों के लोगों ने महाकाय परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाएं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संस्थाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। जो भी हो, सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने तथा तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि आंदोलनों का अड़ियल रवैया के विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास की बाधा उत्पन्न करती है। बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन शराब से संबंधित था। इसको महिलाओं ने किया था। भारतीय किसान यूनियन की मांगे क्या थी और इस आंदोलन की सफलता कैसे मिली, इसके बारे में बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दे कौन कौन से थे? पहला मुद्दा था बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध करना। दूसरा था 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसलों के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं को सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने पर और गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने तथा किसान के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की थी। सफलताएं: भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे। इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में बीकेयू ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। यह अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। क्षेत्रकारी संगठन रैयत संघ क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात में रखा गया। दल आधारित आंदोलन: जिन आंदोलनों की शक्ति मुख्यतः राजनीतिक दलों से मिले उसे दल आंदोलन कहते हैं। बच्चों, अगर आपको पढ़ाई पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।